नमस्कार, मैं शिवशेखर पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण और उसकी समस्याएं तथा उस कालखंड में शासकों द्वारा ढूंढे गए समाधान। इन समाधानों में क्या विशेषता थी, कैसे समाधान थे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसे पढ़ेंगे। मेरा गला थोड़ा आज खराब है तो थोड़ा एडजस्ट भी करिएगा। सल्तनत काल में मंगोल समस्या, पहले मंगोल को समझें ये क्या है और फिर सल्तनत कालखंड को देखते हैं। देखिए, मंगोलिया के मूल निवासी थे। मंगोलों को एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में जिस व्यक्ति ने स्थापित किया उसका नाम है चंगेज खान। वास्तव में ये असली नाम नहीं है, ये चंगेज का वास्तविक नाम नहीं है। चंगेज का वास्तविक नाम था तेमुजिन या तेमुजिन। ये इसकी उपाधि है, चंगेज खान इसकी उपाधि है। सार्वभौमिक शासक इसका अर्थ होता है। चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट किया और इसे एक ताकत के रूप में स्थापित किया, इसलिए मंगोलिया का फादर ऑफ नेशन भी चंगेज खान को मान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मंगोलों का पहला आमना सामना भारतीयों से या भारतीय राजवंश के शासकों से 1221 में हुआ, जब चंगेज खान ने ईरान, तत्कालीन फारस में स्थापित ख्वारिज्म के शाह का साम्राज्य बर्बाद कर दिया। तो उसका पुत्र या राजकुमार शहजादा मंगबर्नी भारत की सीमा में प्रवेश कर गया, जिसका पीछा करते हुए चंगेज खान भारत में सिंधु नदी के तट तक आ गया। इल्तुतमिश के लिए यह बेहद खतरनाक दौर था, क्योंकि चंगेज को ही खुदाई कहर के नाम से भी जाना जाता था। इसे अल्लाह का श्राप भी बहुत से लोग कहते थे। इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर चंगेज खान आगे बढ़ता तो इल्तुतमिश, जो अभी नवीन सत्ता की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका दूसरा ही महत्वपूर्ण राजा, और ये अभी अपने पांव जमा ही रहा था दिल्ली में, और इतने बड़े आक्रांता से अगर सामना होता तो शायद इल्तुतमिश को पराजय भी देखनी पड़ती। इसलिए इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और चंगेज खान को नाखुश करते हुए स्पष्ट किया कि हम मंगबर्नी को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। चंगेज खान जब यह आश्वस्त हो गया कि इल्तुतमिश से उसे कोई राजकीय आश्रय नहीं मिलने वाला, तब वह वापस लौट गया। एक मान्यता और भी है कि चंगेज खान महात्मा बुद्ध को एडमायर करता था, मानता था, इसलिए वो बुद्ध की धरती पर कोई रक्तपात नहीं चाहता था। साथ ही साथ इल्तुतमिश से कोई भी आश्वासन मंगबर्नी को शरण के लिए मिली नहीं, इसलिए वो भी संतुष्ट होकर वापस चला गया। ये भारत पर पहला आक्रमण था जिसे बुद्धिमानी पूर्वक इल्तुतमिश ने टाल दिया, या कह सकते हैं कि अपनी सत्ता को अस्थिर होने से टाल दिया। दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। किसके समय हुआ? बहराम शाह के समय। यह आक्रमण वास्तव में एक महत्वपूर्ण आक्रमण था। बहराम शाह की सेना ने मंगोलों को पराजित किया, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान रखिएगा कि यह आक्रमण बहराम शाह के समय जब हुआ, बहराम शाह के समय 1241 में आक्रमण हुआ, और चंगेज खान के नाती हलाकू का जो सेनापति था तायर, उसने आक्रमण किया। बहराम शाह की सेना ने एक बड़ा संघर्ष हुआ, बहराम शाह इसमें जीता, लेकिन पहले चरण में वो पराजित हुआ था। इसके बाद दो बड़े आक्रमण हुए बलवन के समय, गयासुद्दीन बलवन के समय दो आक्रमण हुए। बलवन ने इस आक्रमणों का हल ढूंढा, तो कह सकते हैं कि सल्तनत काल में पहला ऐसा राजा है जो मंगोल आक्रमण की समस्या का परमानेंट इलाज ढूंढ रहा है।
और वो भी आक्रामक। अब तक जो थे वो आक्रमण होने के बाद संघर्ष की मुद्रा में आते थे, लेकिन बलबन ने इसका हल ढूंढा और ये हल था आक्रामक मुद्रा में। कैसा? इसने लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान तक एक किलों की श्रृंखला बनवाई और उसमें प्रशिक्षित सैनिकों की नियुक्ति की। अगर आक्रमण हो तो पहले बॉर्डर पर ही उनको रोका जा सके, और दूसरी श्रृंखला पंजाब राज्य से हरियाणा के बीच बनवाई। तब हरियाणा नहीं था, आज हम इसे हरियाणा कहते हैं। तो ये दूसरी श्रृंखला किलों की कहाँ थी? पंजाब से हरियाणा। फिर से याद करेंगे, पहली किलों की श्रृंखला बनवाई लाहौर से मुल्तान तक और दूसरी बनवाई पंजाब से हरियाणा तक। इन्हीं दोनों श्रृंखलाओं में वो आक्रमण रुक जाएगा। अगर उनकी ताकत जितनी भी होगी, मान लीजिए दोनों पराजित भी हो गए, तो भी उनकी 100% ताकत को ये दोनों किलेबंदी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा देगी और उसके बाद दिल्ली में मौजूद केंद्रीय सेना से उनका सामना होगा। और इन रुकावटों के कारण दिल्ली को सतर्क होने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि चाहे वो 1221 हो, चाहे बैराम शाह के समय 1241 का आक्रमण हो, इन दोनों में दिल्ली ही संकट में आ गई थी। इसका हल बलबन ने कैसे ढूंढा कि दो रुकावटें पैदा कर दी जाएं तो दिल्ली को पर्याप्त अवसर मिल जाएगा अपनी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में। बलबन के समय पहला आक्रमण 1279 में हुआ था मंगोलों का। याद रखेंगे कि बलबन के समय यह पहला आक्रमण हुआ था। याद रखेंगे कि लाहौर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के हाथों में सौंपी थी। किसके हाथों में सौंपी थी? शहजादा मोहम्मद के ने ही अमीर खुसरो को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। ये बात का विषय है, मैं आपको बाद में बताऊंगा अमीर खुसरो के विषय में। पंजाब का संरक्षण या पंजाब के किलों का सर्वे सर्वा बुगरा खां को बनाया गया था। ये भी बलबन का बेटा है। बड़े बेटे का नाम है शहजादा मोहम्मद, बलबन के छोटे बेटे का नाम है बुगरा खान। इन दोनों को एक एक किलो की श्रृंखला सौंपी थी। शहजादा मोहम्मद मंगोल आक्रमण में ही मारा गया था। इतनी बहादुरी से ये लड़ा कि मंगोलों से लड़ते हुए ही मारा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जरा ध्यान रखेंगे कि कब मारा गया, तो 1279 के ही आक्रमण में वो शहीद हुआ था। कई इतिहासकार कहते हैं कि 1285 वाले में मारा गया था, दूसरे आक्रमण में। याद रखेंगे किस आक्रमण में? दूसरे आक्रमण में मारा गया था। ठीक, पहले आक्रमण हुआ 1279 में और दूसरा आक्रमण हुआ 1285 में। लेकिन अब थोड़ा सा नवीनता देखेंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, आसानी से याद हो जाए। पहला आक्रमण मंगोलों का 1221, दूसरा मंगोलों का आक्रमण 1241। पहले सन को गौर से देख लीजिए। 1221 चंगेज खान का आक्रमण, 1241 तायर का आक्रमण, 1279, 1285, ये दो आक्रमण और हुए। ये दोनों के समय सुल्तान था बलबन। यहां कौन था? बैराम शाह। और यहां इल्तुतमिश। अब जब गुलाम वंश का अंत हुआ तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर आया। उसके समय जब भी आक्रमण हुआ उसने एक नई नीति का पालन किया। जो भी मंगोल बंदी बनाए जाते थे उन्हें उसने इस्लाम धर्म स्वीकार करना प्रारंभ करा दिया। परिणाम स्वरूप इन्हें नव मुस्लिम कहा गया। क्या कहा गया भाई? नव मुस्लिम। इन्हें नव मुस्लिम कहा गया। दूसरी तरफ इनके द्वारा ही मंगोलों की रणनीति को समझने का प्रयास भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही शुरू किया।
दिल्ली के बाहर इनको बसाने की व्यवस्था की और उस जगह का नाम रखा गया मंगोलपुरा। एक नगर बसाया गया दिल्ली के बाहर और इन नवीन मुसलमानों को कहाँ रखा गया? मंगोलपुरा में। बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि 9 मुस्लिम्स कौन थे? ये वो थे जो मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत की सेना के द्वारा बंदी बनाए जाते थे। ठीक, इनको कहाँ बसाया गया? दिल्ली के ही निकट मंगोलपुरा में बसाया गया। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आए। सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, लगभग 12। पहला आक्रमण 1296 में हुआ। यह हल्का फुल्का आक्रमण था जिसे बहुत से इतिहासकारों ने नोटिस भी नहीं किया क्योंकि ये सीमा पर ही हल कर दिया गया। अंतिम आक्रमण 1308 में हुआ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी जिसकी संख्या 4,75,000 थी। इसके पास योग्य सेनानायक थे जिनमें नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां, मलिक काफूर, गाजी मलिक, आदि का नाम शामिल है। आपको पता है गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय अलाउद्दीन के लिए की थी। नुसरत खां ने गुजरात जीता था। जफर खां का तो नाम लेकर अगर ले लिया जाए तो मंगोल के घोड़े पानी पीना बंद कर देते थे, इतनी दहशत थी। ऐसी योग्य सेना और ऐसे सेना नायकों के कारण अलाउद्दीन खिलजी इतनी बार आक्रमणों का सामना सफलतापूर्वक कर सका। 1297 में कादिर का आक्रमण हुआ। ये एक व्यापक आक्रमण था। कहते हैं इसमें पंजाब या हरियाणा के आसपास तक की क्षेत्र पर यह सेना घुसती चली आई। 1299 का आक्रमण बेहद महत्वपूर्ण है। कुतुब खां इस समय इसका नेतृत्व करता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसी आक्रमण में जफर खां की मृत्यु होती है। जफर खां एक योग्य सेनानायक, मैंने आपको बताया था, इसकी मृत्यु होती है और बहुत से इतिहासकार तो यहाँ तक कह देते हैं कि जफर खां की मृत्यु में अलाउद्दीन का भी हाथ था, क्योंकि जफर खां की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उसकी सेनानायकत्व के गुण से अलाउद्दीन भी चिंतित रहने लग गया था, तो शायद इसलिए उसको मार दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़े। तारगी के आक्रमण 1303 में हुआ। इस समय राजस्थान और गुजरात के बेल्ट में यह बहुत अधिक बिजी था अलाउद्दीन खिलजी जब तारगी ने दिल्ली की तरफ आक्रमण किया। ये अलाउद्दीन की राजधानी सीरी, दिल्ली का ही एक क्षेत्र है, सीरी का किला, सीरी के किले तक आ चुका था। मजबूरी में अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किलों में कई महीने निवास करना पड़ा, लेकिन बाद में नुसरत और गाजी मलिक के उलुग खां के आक्रमण से तारगी को पीछे हटना पड़ा। फिर से देख लीजिए, यही योग्य सेना नायक उसे फिर से वापस निकालते हैं और अंतिम आक्रमण 1308 में इकबाल मंदा के नेतृत्व में हुआ। इसे बड़ी आसानी से अलाउद्दीन ने जीत लिया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पे मंगोलों का आक्रमण एक कहानी मात्र बनकर रह गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि मंगोलों ने भारत की तरफ रुख क्यों किया। देखिए, मंगोलिया एक निर्जन क्षेत्र है, भोजन की संकट रहती है, कबीलाई समुदाय का जीवन है। उन्हें भारत की उपजाऊ भूमि और समृद्धि पर अधिकार कर लेने से उनकी आजीविका की समस्या बेहद आसानी से हल हो सकती थी। तो पहला कारण ये था। दूसरा, चंगेज की विजयों से वो ओतप्रोत थे और भारत क्या, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। भारत को जीतने का अर्थ है एशिया में उस समय अपने प्रभुत्व को स्थापित करना, इसलिए भी भारत उनका टारगेट बना। तीसरा, भारत की समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक विशेषता
विदेशी आक्रमणकारियों को सदैव ललायित करती रही है। ये भी कारण था कि उससे जुड़ना भी या उस पर शासन करना भी लोगों के लिए एक गोल सा बन गया था। यही कारण है कि सिकंदर से लेकर ब्रिटिश कंपनी के आने तक लगातार भारत विदेशी ताकतों के निशाने पर रहा। मुझे उम्मीद है कि सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण और उन राजाओं के द्वारा जो सल्तनत काल में इन आक्रमणों का सामना करते हैं, किन नीतियों का पालन किया गया, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे नोट्स बनाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। धन्यवाद।